मल्टी कैप फंड्स को लेकर सेबी ने जो नियमों में बदलाव किया है उसके चलते सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के मन में ढेर सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये है कि मेरे पास अगर मल्टी कैप फंड में पैसा लगाया हुआ है तो क्या करूं, क्या और नया पैसा डालना चाहिए, क्या स्मॉल और मिड कैप शेयरों में और इन फंड्स में पैसा डालने का वक्त है, पुराना पैसा अगर मेरा एसआईपी के तौर पर जा रहा है तो उसे कंटिन्यू करूं या क्या करूं, और भी इसके अलावा मेरे पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव होने चाहिए। ये तो हो गए फंड्स के लिहाज से। दूसरा, क्या मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी होगी, क्या अगले 3-4 महीने इनमें बढ़िया पैसा बनेगा, क्या इन्हें 3-4 महीने या 3-4 साल के हिसाब से खरीदना चाहिए। ये तमाम वो सवाल है जो आप एक आम इन्वेस्टर के तौर पर, ट्रेडर के तौर पर और साथ ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पर जानना और समझना चाहते हैं इन बदले हुए नियमों के साथ। तो हमने कोशिश ये की है आज 2 खास मेहमानों से आपको हम इन पर राय दिलवाएं जिन्हें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दोनों को मिलाकर 60 साल से ज़्यादा का अनुभव है। ये कई म्यूचुअल फंड्स खुद चला चुके हैं, हेड रह चुके हैं और इंडस्ट्री की सारी बारीकियों को पहचानते हैं। तो आज कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब, जिन्हें आप ग्लोबल मार्केट्स के एक्सपर्ट के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन यकीन मानिए कई म्यूचुअल फंड्स के हेड रह चुके हैं और म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स और उनके इन्वेस्टमेंट्स और उनके तौर तरीक़ों और रूल्स रेगुलेशन पर से पूरी तरह से वाकिफ़ है। और साथ ही जाने माने फाइनेंशियल एडवाइज़र जेआर मनी के फाउंडर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं विजय मंत्री साहब भी, जिनकी बड़ी गहरी पकड़ है सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स पर। तो पहले बग्गा साहब, शुरुआत आप ही के साथ करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भारी फेरबदल होने वाला है जिस तरह से मल्टी कैप फंड्स अब तक मैनेज किए जाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने की ज़रूरत नहीं? कैसे देख रहे हैं आप इन बदलावों को? जी अनिल जी, देखिए तो लगभग 140,000 करोड़ है मल्टी कैप फंड्स में आज के दिन में, और ज्यादातर अधिकतर लार्ज कैप में थे। तो लगभग 25% कुल होगा मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। तो हमारा जो कैलकुलेशन है अनिल जी, वीकेंड पे मैं देख रहा था नंबर्स, तो लगभग 30-1 हजार करोड़ लार्ज कैप से निकालना पड़ेगा, और उसमें से 12,000 करोड़ मिड कैप में डालना पड़ेगा, मिड कैप स्टॉक्स में, और 28,000 करोड़ स्मॉल कैप्स में जाना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि इसके चलते मिड कैप स्मॉल कैप शेयर दौड़े, और आज हमने सवेरे देखा भी है मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.5% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 5% ऊपर था, जब मार्केट एक जो बड़े शेयर है वो 1% ऊपर थे। तो 2.5 से 5% आज हमने रनअप देखा स्मॉल कैप मिड कैप में। अब इसमें इन्वेस्टर को क्या करना है? मैं कहूंगा अभी आप कंटिन्यूड रहिए, जहां भी निवेश है उसमें रहिए। एसआईपी है तो एसआईपी चलाते रहिए। अब फंड मैनेजर का रिएक्शन क्या है वो हम देखेंगे। फंड मैनेजर 3 तरह से इसको अनिल जी रिएक्ट कर सकते हैं। एक, वो कह सकते हैं ठीक है हम 25% तीनों में डालेंगे, जैसे सेबी ने कहा हम कंटिन्यूड रहेंगे, तो उसमें फिर आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ जाएगा। उस टाइम पे हम आपको आके बताएंगे कि क्या करना है। दूसरा, फंड मैनेजर कर सकते हैं कि नहीं, हम इस तरह से नहीं चला सकते, उसका भी मैं कारण बताऊंगा। तो वो कर सकते हैं कि या तो अपने लार्ज कैप स्कीम में इसको मर्ज कर दें, या इसको फ्लेक्सी कैप घोषित कर दें, या इसको थीमेटिक बना दें, जैसे फोकस फंड हो गया, या टॉप पिक्स हो गया, टॉप 100 फंड हो गया। ऐसा इसको थीमेटिक हो सकता है कि वो बना दें। ऐसा अगर होता है तो आपको बिना एक्सिट लोड के एक मौका दिया जाएगा एग्जिट करने का फंड। तो उस टाइम पे आपको एग्जिट करना है, ना कि अभी। अभी आप करेंगे तो अगर आपका एग्जिट लोड है वो लग जाएगा, और आपको हानि भी हो सकती है। तो अभी मैं कहूंगा हम देखते हैं क्या होता है। सेबी ने भी इसका एक और क्लैरिफिकेशन दिया वीकेंड को कि भाई हमने क्यों किया है ये, और फंड मैनेजर के पास काफी विकल्प हैं इसको फ्लेक्सिबली हैंडल करने के। तो अब ये फंड मैनेजर पे निर्भर करेगा। तो सब फंड आपके साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको ईमेल लिखेंगे, उसके बाद ही हमें एक्शन लेना। आज कुछ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जी अनिल जी। अच्छा सर, अब अगर आप पहले की तरह ही किसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ होते
अभी तो आप बहुत आराम की बढ़िया स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, वीकेंड भी आपका आराम से निकला होगा, बाकी सारे फंड मैनेजर तो सो नहीं पाए। तो आप अपने फंड मैनेजर को क्या आदेश देते हैं? सुबह सुबह जाओ, जितने खरीद सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर खरीद लो, जितना परसेंटेज कम है, या ये कहेंगे कि नहीं आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, जल्दी नहीं, सारे विकल्प देखेंगे, सोचेंगे, फिर डिसाइड करेंगे? नहीं, मैं एक हमारे सीनियर फंड मैनेजर हैं जो अभी बाहर रहते हैं, उनसे भी बातचीत कर रहा था वीकेंड को, अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो वो यही कह रहे थे और मैं भी यही कह रहा था, अनिल जी देखिए इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत होती है। तो 2008 में मुझे याद है उनसे मेरी बात हो रही थी, बोला यार जब हम आ रहे थे तो आप लोग दिखा रहे थे ताइवान जितना बड़ा मार्केट है, आप आइए, इम्पैक्ट कॉस्ट लो है। अब मिड कैप स्मॉल कैप में एफआईज के पैसे तो डलवा लिए, बट जब मार्केट नीचे गया थाईलैंड का भी मार्केट नहीं रह जाता है। तो 1000-2000 शेयर पे स्टॉक 10-10% गिरने लग जाते हैं। अब अनिल जी अगर आप एनालिसिस देखिए, अगर आपको 28,000 करोड़ नए डालने हैं स्मॉल कैप फंड्स में, स्मॉल कैप शेयर्स में, ये 7% है फ्री फ्लोट का। फ्री फ्लोट होता है जो प्रमोटर की जेब में नहीं पड़ा हुआ है, जो आम नागरिक के लिए या आम इंस्टीट्यूशन के लिए अवेलेबल है। 7% आप इम्पैक्ट कर देंगे, तो कहां से आप 28,000 करोड़ डाल पाएंगे? अगर आप 28,000 करोड़ डालते हैं, ये मार्केट का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। तो ये देखना है। और इसी तरह से अगर रिडेम्पशन आया, कल को चीन ने अटैक कर दिया और इन्वेस्टर आके पैसे मांगता है मेरे से म्यूचुअल फंड के तौर पे, मुझे बेचने में सक्षमता नहीं है, कैसे मैं बेच पाऊंगा? क्योंकि वो 7% फ्री फ्लोट का है, कौन आगे आके खरीदेगा मेरे से? अगर फंड बेच रहा है, कौन उस शेयर को, जो शेयर 10% 20% सर्किट डाउन हो गया है, उसको कौन खरीदेगा आके सामने? तो ये इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत होता है अनिल जी। हमारे रूल्स रहते हैं कि इतने दिन की वॉल्यूम आप मैक्सिमम रख सकते हैं। तो अगर आपको पूरी पोजीशन काटनी है, तो 2008 में हमें आता था आदेश, फ्रैंकफर्ट से आया, न्यूयॉर्क से, कि आज सारा माल बेचना है। और यही डिफरेंस है देशी फंड मैनेजर और विदेशी फंड मैनेजर। विदेशी फंड मैनेजर जब स्टॉप लॉस आता है या कॉल आता है, वो टॉप डाउन आता है कि आज सारा माल बेच के निकलो, कल देखेंगे क्या करना है। देशी फंड मैनेजर है, वो धीरे धीरे करके 5 ब्रोकर्स को देता है ताकि पता ना लगे कि मैं बेच रहा हूं, और धीरे धीरे करके हम प्लेस करते थे। तो उस तरह को हमें देखना है। और यही दिग्गज फंड मैनेजर भी मुझसे यही कह रहे थे, यार तुम घुसा तो लोगे, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में डाल दोगे, जब पैसा निकालना होगा तब हम कैसे निकाल पाएंगे? और इसका आप इंस्टेंस देखिए, अभी रिसेंटली एसबीआई ने अपने स्मॉल कैप फंड में सिर्फ एसआईपी जारी रखने को कहा और बोला बल्क अमाउंट, लंप सम अमाउंट हम नहीं लेंगे। कुछ साल पहले डीएसपी मेरिल, जब मेरिल लिंच के साथ होते थे, उस टाइम पे स्मॉल कैप रोका गया था, अनूप महेश्वरी जी होते थे फंड मैनेजर, क्योंकि 5,000 करोड़ से ज्यादा फंड चलाना स्मॉल कैप में भारत की लिक्विडिटी के माहौल में बहुत मुश्किल है। तो आपका 20,000 करोड़ का अगर मल्टी कैप है या 28,000 करोड़ का मल्टी कैप है, उसमें 7,000 करोड़ का स्मॉल कैप अगर आप रखेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कभी लिक्विडिटी इवेंट आ गया, आप निकाल नहीं पाएंगे पैसे। तो अगर मैं फंड का सीईओ हूं, मैं कहूंगा आप इम्पैक्ट कॉस्ट देखिए। अच्छा, उसको रिड्यूस करने के लिए अनिल जी फिर आप 100 शेयर खरीदेंगे कि भाई 1 दिन 2 दिन की वॉल्यूम वाला खरीदो, तो वो इंडेक्स बन जाता है। ठीक बात है। फिर आके निवेशक बोलेंगे यार ये तो मैं एब्सोल्युटली। अनिल सिंघवी जी से पूछ के इंडेक्स में ही लगा देता, फिर मैं 2% आपको क्यों दे रहा हूं? ये बहुत मुश्किल हो जाती है अनिल जी। सही बात है। एंट्री इजी है, एग्जिट मुश्किल है, और ख़ास तौर से मार्केट जब ख़राब हो तो बेचे कैसे? एक तो बेचने में लिक्विडिटी नहीं होती और दूसरा सर्किट लग जाते हैं, और सर्किट 5-5%, 2-2%, 10-10% के होते हैं, तो और ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन फंड्स में आपको करना क्या है स्पेसिफिकली? विजय मंत्री साहब हमारे साथ में हैं, तो विजय मंत्री से मैं थोड़ा सा रैपिड फायर कर लेता हूँ। विजय जी, सबसे पहली चीज़ तो जो पैसा मेरा मल्टी कैप फंड्स में लगा हुआ है, अलग अलग फंड्स कोई भी हो, उनमें मुझे क्या करना है? क्या और पैसा आज बढ़ाना है, निकाल लेना है, या कुछ नहीं करना है? आज आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना एसेट एलोकेशन देखना है। और अगर मल्टी कैप आपका टोटल एसेट एलोकेशन का इक्विटी का 50% के ऊपर है, तब आपको कॉल लेना है।
वरना आज इस इवेंट के बेसिस पे आपको कॉल नहीं लेना है। आपको ये भी देखना है कि आप पैसा निकाल के डालोगे कहाँ। अगर आपका ऑलरेडी स्मॉल और मिड कैप में एक्सपोजर बड़ा है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। ये 2-3 दिन ब्रोकर लोग अपनी दुकान चलाएंगे, लेकिन इसमें कुछ खास बड़ा दम वाली बात हमको दिखती नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर इस वजह से आपका मिड एंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो इमीडिएटली गेन आ जावे 10%, नहीं 20%, क्या तो क्या ये हाँ बोलिए। जी नहीं नहीं दो सवाल है। पहली चीज़ तो ये कि क्या आप भी यही सोचेंगे फंड मैनेजर्स जल्दीबाजी में नहीं खरीदेंगे, अगर उन्हें ठीक भाव में अच्छे शेयर मिले तो ही खरीदेंगे, अनाप शनाप दाम पे नहीं खरीदने वाले? देखिए, सबसे बड़ा सवाल कोई भी फंड मैनेजर को है लिक्विडिटी का। क्रेडिट डिफॉल्ट का भी सवाल नहीं है। अगर डिफॉल्ट हो गया तो आप सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो बना के उसको साथ में रख सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है तो आपका ब्रोकर, उसको कोई पड़ी नहीं है आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है। लेकिन कोई फंड मैनेजर, उसको आपको लिक्विडिटी देनी पड़ेगी। आपने रिडेम्पशन डाला तो उसको रिडीम करके पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी नहीं रही तो क्या फंड मैनेजर डालेगा। और यही कारण है कि आज देखो, एक फंड हाउस ने ऑलरेडी कॉल ले लिया 7 सितंबर को कि स्मॉल कैप के अंदर नया पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि 5,000 करोड़ के ऊपर स्मॉल कैप मैनेज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में लिक्विडिटी नहीं है। टोटल स्मॉल कैप का एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 52,000 करोड़ रुपए है, और 27,000 करोड़ रुपए आप नया देने की बात कर रहे हैं उसके अंदर। मतलब जो इतने 20 सालों की मेहनत के बाद जो 52,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है, ओवरनाइट 4 महीने में 27,000 उसके अंदर और ऐड कर दो, और अगर नीचे गया बाजार तो लिक्विडिटी डिसअपियर हो जाएगी, तो फंड हाउस क्या करेगा? स्कीम क्लोज डाउन करेगा उस टाइम। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे हिसाब से। और कोई भी फंड मैनेजर ये रेगुलेशन के हिसाब से चेंज नहीं करेगा। अगर उसको कोई स्मॉल कैप, मिड कैप अच्छा स्टॉक नहीं लगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे बड़ा चैलेंज उसको वहां पे ठीक नहीं लगा, तो चाहे दाम बढ़ते रहें वो स्टॉक नहीं खरीदेंगे। उनको लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ध्यान रखना है। इसकी वजह से, खाली इस रेगुलेशन की वजह से फंड इंडस्ट्री मेरे को लगता नहीं बड़ी क्वांटिटी में जाके कोई मिड एंड स्मॉल कैप में बाइंग करने वाली है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात बग्गा साहब भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा इशू एग्जिट का है। चक्रव्यूह में घुस तो जाएगा, अभिमन्यु बाहर निकलेगा कैसे, और ख़ास तौर से मार्केट जब खराब हो, जैसा 23 मार्च जैसा हाल हो जाए जहाँ पर नीचे के सर्किट लगे और वहाँ पर बेचना हो, तो ये स्मॉल कैप स्टॉक्स 90% भी नीचे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, मेरे पास में लार्ज कैप फंड में पैसा पड़ा हुआ है आज, है ना, कोई फोकस फंड में, कोई लार्ज कैप फंड में मैंने पैसा लगा रखा है, तो उसको मल्टी कैप फंड में शिफ्ट कर लूँ आज या ना करूँ? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आज की तारीख पे। आज आपको कुछ भी इस इवेंट को लेके इमीडिएट कुछ भी रिएक्शन नहीं करना चाहिए। देखिए, 2018 के अंदर अच्छा। रेगुलेटर ने चेंज किया, मिड एंड स्मॉल कैप बोले कि बहुत ज्यादा हो गया बाकी फंड में, तो हम ट्रू टू लेवल करते हैं। तो 2018 के अंदर वो एक एक्सरसाइज हुई। अभी 2020-21 के अंदर वापस एक्सरसाइज हो रही है। लेकिन दोनों टाइम इम्पैक्ट कॉस्ट, जैसे अजय ने सही बोला कि इम्पैक्ट कॉस्ट है, कस्टमर को टैक्स भी देना पड़ता है। जब आप स्विच करते हो, चाहे एग्जिट लोड आपने माफ कर दिया हो, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। और जब नई स्विच इन स्कीम में करोगे तो अब नए रेगुलेशन 1 अक्टूबर के बाद आपको, सॉरी 1 आई थिंक जुलाई के बाद आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी है। तो इसका एक्चुअली नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को होता है, एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को होता है। और अभी एक झमेला और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के सर पे आ गया कि यार, आज मैंने मल्टी कैप के अंदर फंड पैसा डाला, मैंने फंड मैनेजर को मैंडेट दिया कि तू डिसाइड कर तेरे को कहाँ अच्छा लगता है, तेरे को स्मॉल कैप अच्छा लगता है वहां पैसा डाल, तेरे को मिड कैप अच्छा लगता है वहां पैसा डाल, तेरे को लार्ज कैप अच्छा लगता है वहां पैसा डाल। अभी सडनली ये बोल दिया गया कि 25% 3 कैटेगरी के अंदर हो गया, तो मैं खुद अपना पोर्टफोलियो खुद बनाऊंगा ना। मैं क्यों फंड मैनेजर के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहेगी आने वाले पीरियड के अंदर। इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं आपसे समझूंगा ये कि पैसे आखिर बनेंगे कहाँ, कुछ तो मतलब इसका फ़ायदा होना चाहिए। बग्गा साहब, इसका फ़ायदा है ना, चलिए विजय जी कह रहे हैं वो मान लें कि फ़ंड में अभी आप कुछ बदलाव मत करो, जैसे वैसे के वैसे बने रहो, लेकिन क्या मार्केट में अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप मिड कैप शेयर खरीदेंगे तो क्या वहाँ पैसा बन सकता है? वहां पैसा बन सकता है, जोखिम ज्यादा है अनिल जी, बस वही है। और आप तो रोज देते हो
10 की कमाई, जैन साहब के जैम सारे जो चल रहे हैं, सेठी साहब के सदाबहार, काफी आप दे रहे हो, बट ये फंड फंड आप नहीं चला सकते इंस्टीट्यूशनली। देखिए, सेबी अनिल जी 3-3 साल बाद आ जाता है, बोलता है विजय मंत्री ने बोला था ये खरीदने को, भाई निकालो तुम सारे, और उनके साइन कहाँ पे हैं और किस किस लिए खरीदा। अगर आज आप थोड़ा ज्यादा खरीद लेते हैं अनिल जी को देख के जी पे, तो वो एनएससी से इंक्वायरी आ जाती है, भाई आज आपने क्यों खरीदा, और फिर ये स्टॉक भाग गया। अब ये क्या हम बोलेंगे, सदाबहार सेठी साहब ने बोला तो वो 15% ऊपर भाग गया स्टॉक। तो फंड मैनेजर के लिए मुश्किल है अनिल जी, क्योंकि ये अब प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेटर बोल रहा है कि मुझे ट्रू टू लेबल करना है। तो आपने जब इनको अप्रूवल दिया, तब तो फ्लेक्सी कैप की तरह अप्रूवल दिया कि भाई जो विजय भाई कह रहे थे कि फंड मैनेजर पे निर्भर करता है वो कहाँ एलोकेट करना चाहते हैं। ये दामोदरन साहब बहुत अच्छी तरह कहते थे जब सेबी के हेड थे, कहते थे यार या तो रूल्स बेस्ड करो या प्रिंसिपल बेस्ड करो। रेगुलेशन अगर आप बहुत रूल बेस्ड कर दोगे, अब आपने बोला कि 25-25%, तो बेस्ट तरीका क्या है, मल्टी कैप अगर मुझे रखना है पोर्टफोलियो में, मैं कहूंगा तीनों इंडेक्स के मैं 25% खरीद लूंगा। इंडेक्स तो बास्केट है मेरा, वो तो स्टॉक एक्सचेंज बेच के देगा मुझे, मैं कर लूंगा। और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज ही बैठ जाएगा, अगर कोई इतना ज्यादा बास्केट लेके आ गया। फंड मैनेजर के लिए 25% चलाना मल्टी कैप में, सी स्मॉल कैप आप चलाते हैं, 102-110 स्टॉक आप रखते हैं, लिक्विडिटी भी देखते हैं, क्या गड़बड़ होगी देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं। मल्टी कैप के अंदर ये सब काम करना, या तो फिर आप 3 फंड मैनेजर रखेंगे, एक लार्ज कैप वाला, एक स्मॉल कैप वाला, एक मिड कैप वाला, तीनों में फिर बहस होगी, फिर 3 साल बाद सेबी आके पूछेगा भाई ये खरीदा क्यों, तब हम उसको वीडियो दिखाएंगे, ये जैन साहब के जेम्स ने बोला था इसलिए हमने खरीदा था। ये प्रॉब्लम है अनिल। ये इंटरेस्टिंग चीज बताई, 3 अलग अलग फंड मैनेजर होंगे तो मतलब कैसे मैनेज होगा। ये वही आदमी बता सकता है जिसने वाकई में ना म्यूचुअल फंड लंबे समय तक चलाया हो, तो पता चलता है कि अंदर कैसे कैसे काम होता है, क्या क्या बड़ी काम होता लड़ाइयाँ है, होती है कितना अनिल मुश्किल जी, होता है बहुत सब फंड लड़ाइयाँ मैनेजर्स को होती एक है। साथ बिठा। इतना देखिए आसान है, मैंने विजय और भाई सीईओ थे, मैंने और मैंने ये मैंने रजय भाई ने, हम 10-10 साल तक म्यूचुअल फंड के सीईओ रहे हैं, तो हमको मालूम है चैलेंजेस क्या है। एक बैलेंस फंड होता है, उसके अंदर डेट वाला भी होता है, इक्विटी वाला भी होता है, हमको चैलेंजेस मालूम है। लेकिन आपको 2 चीज अनिल जी और बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं मैं। अभी निफ्टी ईटीएफ है, जी। उसका टोटल एयूएम 2 लाख करोड़ हो गया निफ्टी ईटीएफ का। ओहो, अभी मिड एंड स्मॉल कैप ईटीएफ का 2000 करोड़ भी एयूएम नहीं है, उसमें तो कोई फंड मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है ना, वो तो मार्केट ड्रिवन है। लेकिन लिक्विडिटी नहीं, इसकी वजह से वहां पे वॉल्यूम नहीं हो रहा। दूसरा आप देखिए प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आएगी। अप टू 100 जो टॉप 100 कंपनियां वो लार्ज कैप के अंदर आ गई, 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां मिड कैप के अंदर आ गई, और 250 के ऊपर वाली कंपनियां स्मॉल कैप के अंदर आ गई। कोई फंड मैनेजर 252 वाली, 53 वाली, 55 वाली कंपनी खरीदी स्मॉल कैप समझ के, उसने कंपनी खरीदी, कंपनी का दाम बढ़ गया, मार्केट कैप बढ़ गया, वो मिड कैप के अंदर आ गई, क्या करेगा वो? अगर इतना स्ट्रिक्ट रूल सही है, रहा तो क्या करेगा? ठीक बात है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी सही है, जो फंड मैनेज जो कर रहा है उसी को आता है। लेकिन अच्छा एक चीज़ बताइए, तो मतलब विजय जी फिर मैं क्या आज स्मॉल मिड के पैसे मैं मेरे पास पैसे पड़े लगाऊं कहाँ, मतलब आज क्या स्मॉल मिड कैप फंड में पैसा डाल दूं, फिर लार्ज कैप में भी आप मना करे हो, मल्टी कैप में भी आप मना करे, तो डालूं कहाँ फिर मैं? नहीं, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा डालो मत, हो सकता है आज आप मल्टी कैप में डालो, स्मॉल कैप में डालो, मिड कैप में डालो, लेकिन इस इवेंट के बेसिस पे न तो फंड में पैसा डालना चाहिए, न स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए। आपको अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो देख के डिसाइड करना। अगर आपको ऑलरेडी स्मॉल कैप 30% है, तो इस माहौल में पैसा डालने का कोई तुक नहीं बनता है। तो आपको अपना एसेट एलोकेशन देख के डालना चाहिए। हमारी जो एलोकेशन है कस्टमर को, हम कभी भी 25% के ऊपर स्मॉल कैप में देते नहीं है, 25% के ऊपर मिड कैप में देते नहीं, इवन मोस्ट अग्रेसिव इन्वेस्टर को। तो आपको ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। और अगेन जो अजय भाई ने बात बोली, वापस मैं रीइटरेट कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल पे माल खरीदना अलग बात है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे माल खरीदना बहुत अलग बात है। आपने फंड में 50 स्मॉल कैप स्टॉक लिए हैं, लेकिन उसमें से कितनी लिक्विडिटी है? 80% स्टॉक लिक्विड हो जाते हैं ओवरनाइट, लेकिन आपको कस्टमर को रिडम्पशन कंटिन्यूस बेसिस पे देना है। आप अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो के अंदर वो माल अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है।
तो ये चीज का बहुत बड़ा मेरे हिसाब से इम्पैक्ट इंडस्ट्री के अंदर रहता है। इसलिए आप एसबीआई स्मॉल कैप ने क्यों सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया, इसलिए बंद कर दिया कि उनको मालूम कि 5,000 करोड़ के ऊपर स्मॉल कैप मैनेज करना इम्पॉसिबल है। 2018 में हमने देखा एसबीआई ने बंद किया था, डीएसपी स्मॉल कैप ने पैसा लेना बंद किया था, मेरे के एक दो फंड ने पैसा लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है एक तो अपॉर्चुनिटी बाजार में नहीं है और दूसरा लिक्विडिटी का चैलेंज है। जब 7 सितंबर को एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर ने कहा कि भाई हम पैसा लेना बंद कर देंगे, आई थिंक इट वाज अ वेरी क्लियर सिग्नल इन माय ओपिनियन कि व्हाट कुड हैपन इन अ स्मॉल कैप ओवर अ maybe 6 month पीरियड। ठीक बात है। अच्छा, अब मंत्री जी आप आए हो, सब में ना ना कर रहे तो किसी में तो हाँ करो, कोई कमाई की स्कीम तो बता के जाओ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स है कि भाई वो कैसे पैसा कमाए, मतलब कुछ तो बता के जाओ कि आप कैश में भी बोल रहे हो मत खरीदो, बग्गा साहब भी कह रहे हैं भाग भाग के मत लो, फंड में आप बोल रहे ऐसा कुछ मत करो, तो करें क्या फिर, पैसे पड़े उसका क्या करें ये बताइए। देखिए, एक्टिविटी इज नॉट इक्वल टू रिजल्ट, समझे आप। फिक्स इनकम में आपको 3 से क्या बात है, वाह मजा आ गया। और 3 से 6% का आपको फिक्स इनकम में मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि ऑफ सिस्टम के बाहर जाती बॉल को छोड़ने में कोई नुकसान नहीं है। वी हैव सीन चैलेंजिंग टाइम्स। तो मेरे हिसाब से अभी अगर आपका इक्विटी एलोकेशन है उसको वैसा का वैसा रखें, नया पैसा एक साथ बड़ी क्वांटिटी में नहीं डालें, आप एसटीपी रूट के थ्रू पैसा डालें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यूएस मार्केट में अभी पैसा नहीं डाले हमारे हिसाब से, क्योंकि उसका जो मार्केट कैप है जीडीपी का 200% हो गया है, अनप्रेसिडेंटेड। आप समझिए डॉलर टर्म में 20% 10 ईयर का सीएजीआर है। आपको अनलाउड सेक्टर, अनलाउड मार्केट देखने मेरे हिसाब से, जैसे यूरोपियन मार्केट को आप देख सकते हो अभी, ब्राजीलियन मार्केट को देख सकते हो अभी, और बहुत इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड के अंदर ऑप्शन है, आप उनको एग्जामिन कर सकते हो, क्योंकि अनलाउड सेक्टर है। हो सकता है आप कभी समय दें, इसके ऊपर हम सेपरेट शो करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि जैसे अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि फंड्स कुछ ऑप्शन देंगे इन्वेस्टर्स को कि रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, किसी दूसरी स्कीम में मर्ज कर रहे हैं, या ये कहेंगे कि आप पैसा वापस निकाल लो? अगर इस तरह के ऑप्शंस आए तो इन्वेस्टर्स को करना क्या है? कुछ नहीं करना वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि आज भी इन्वेस्टर के पास वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी 1 साल के ऊपर की है, उसके ऊपर वैसे भी एग्जिट लोड लगना नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में कोई बड़ा पैसा फंड हाउसेस के पास आया नहीं है। तो जब ऑप्शन आएगा तब उसको एग्जामिन करना चाहिए। जैसे आज लेट्स लुक एट कि मल्टी कैप में क्या होगा। अभी आज से मल्टी कैप में नया पैसा आना तो बंद हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग एयूएम हो सकता है इन्वेस्टर पैसा निकाले, दूसरी स्कीम में खुद स्विच करते ऑन द बेस ऑफ एडवाइस ऑफ एडवाइजर, धीरे धीरे उसके अंदर एयूएम कम हो जाएगा, वैसे उसको लार्ज कैप बेचना पड़ेगा, एसेट एलोकेशन काफी उसका नीचे आ जाएगा। दूसरा, सेबी का जो क्लेरिफिकेशन आया अभी कल रात को ही, उसमें बहुत क्लियर है कि सेबी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का व्यू सुनेगी कि उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या आ रही है वो सुनेगी। उसके बाद फंड को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं फंड हाउस, उसको फ्लेक्स कैप बना सकते हैं, वैल्यू फंड बना सकते हैं, फोकस फंड बना सकते हैं, मल्टी असेट फंड बना सकते हैं, असेट अलोकेशन फंड बना सकते हैं। तो फंड हाउस के पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। जब कोई फंड हाउस ऑप्शन दे उस टाइम उस ऑप्शन को एग्जामिन करना चाहिए, नहीं कि अभी हमको प्रिडिक्ट करना चाहिए कि फंड हाउस क्या करने वाला है, क्योंकि हो सकता है रेगुलेटर इसमें कुछ समय ज्यादा दे दे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दे। वी नीड टू सी दैट। ओके, तो बग्गा साहब भी ये कह रहे हैं, मंत्री साहब भी ये कह रहे हैं, कोई उछल कूद ना करें, कोई ऐसा आपाधापी ना करें, अफरा तफरी ना करें, हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना लें, जो आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है बना रहने दें। अब स्पेसिफिक फंड जो भी आपको कहे, अगर वो कोई स्कीम्स मर्ज कर रहे हैं, कोई पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, कोई समझो कैश वापस देने का सोचे, या कोई स्कीम का नामकरण अलग करें, उसका जो मैनेज करने का तरीका उसको बदलें, तब स्कीम स्पेसिफिक जो भी खबर आएगी, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक जो भी खबर आएगी, उसको आपको देखना है। उसको देखने के लिए आप और हम तो तैयार हैं, मंत्री जी बग्गा साहब हैं, तो जब भी इस तरह के कोई डेवलपमेंट होंगे हम फिर से इनसे राय लेंगे। लेकिन फिलहाल एक बात बहुत साफ है कि हाँ, एक और चीज़ जाने से पहले, आपकी बात बीच में रह गई थी मंत्री साहब, आप ये कह रहे थे कि अगर ये फंड बहुत बढ़ जाए तो रिडम्पशन भी कर ले, वो बात बीच में कट गई थी, जरा उस पर पहले एक बार जरा अच्छे से फोकस कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा था कि किसी भी इन्वेस्टर का एसेट एलोकेशन में कोई भी कैटेगरी 50% के ऊपर है, एक्सेप्ट लार्ज कैप, अगर मल्टी कैप 50% के ऊपर है, स्मॉल कैप मिड कैप 50% के ऊपर है टोटल इक्विटी एलोकेशन का,
तो पीरियोडिक बेसिस पे उसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए। तो आप बेच सकते हो, रिडेम्पशन कर सकते हो, वो आप कर सकते हो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। बग्गा साहब, अगर यहाँ से जनवरी तक अगर ये मिड कैप स्मॉल कैप फंड या मल्टी कैप फंड 30% बढ़ जाए, मतलब मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ, मतलब हो जाए तो कितना मजा है, तो फिर क्या वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन लोगों को कि भाई ठीक है अब बहुत हो गया, अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? देखिए वो एलोकेशन पे डिपेंड करता है, बट हाँ 30% बढ़ गया तो अच्छा है, थोड़ा पैसा ले लेना चाहिए, बट टैक्स एसटीटी ये सब देख के ही, क्योंकि ठीक बात प्रॉब्लम यही है अनिल जी कि टैक्स इतना बढ़ गया है आम निवेशक पे। तो बट मुझे लगता नहीं कि इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि जोखिम ज्यादा है इस मार्केट में। ये 10% मार्केट और बढ़ सकता है, बट 30% गिरने की भी संभावना है। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो बॉटम नहीं रहता है, जब गिरता है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि खरीदने वाला कोई सामने नहीं आता है। तो यही प्रॉब्लम है। तो अगर ये बढ़ जाते हैं, ये फंड अगर भाग जाते हैं आगे, तो अच्छा टाइम है, फिर आप निवेश निकाल सकते हैं इनमें से। प्रॉफिट लेके जाना चाहिए मार्केट से, ताकि थोड़ा बहुत कैपिटल की भी वृद्धि होती रहे। जी ठीक बात है। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की राय एकदम साफ है। सेबी के जो नए नियम आए हैं मल्टी कैप फंड्स में रीएलोकेशन को लेकर, उससे कहीं डरने घबराने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। और नहीं, उससे बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत है कि आज ही पैसा डालेंगे और कल परसों हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने में बड़ा पैसा बन जाएगा। न ऐसा कुछ होने वाला है। जी हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से मैं शो खत्म कर रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात रखें। विजय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर मल्टी कैप स्मॉल कैप में 10% के ऊपर एनएवी के अंदर बढ़ोतरी हुई तो कंटिन्यूस बेसिस पे कस्टमर को प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए इस बाजार में। सिंपल, परफेक्ट। 10% से ज़्यादा एनएवी बढ़े तो धीरे धीरे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP करते रहें, पैसा ऊपर में बुक करते रहें और उसके बाद फिर से आप अपने फंड्स को रीअलोकेट करें। तो ये है पूरा का पूरा आपके म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट मार्केट के इन्वेस्टमेंट पर असर। बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री साहब, इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए। नमस्कार।